न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमआरएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस को। मराठी भाषा भी कोई मुद्दा है, हिंदी विवाद पर भड़के अबू आजमी। अनुच्छेद 370 ने दी थी राष्ट्रीय एकता को चुनौती, बोले सीएम। संजय राउत का युद्ध पर बयान, युद्ध से आम जनता को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो खबरें विस्तार से। मराठी भाषा भी कोई मुद्दा है, हिंदी विवाद पर भड़के अबू आजमी। राज्य के स्कूलों में प्राथमिक स्तर से हिंदी पढ़ाने के निर्णय के बाद मराठी भाषा का मुद्दा गर्मा गया है और प्राथमिक स्तर से हिंदी पढ़ाने का कड़ा विरोध हो रहा है। इस मुद्दे को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने काफी जोरों शोरों से उठाया है। इस भाषा के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए अब समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने बड़ा बयान दिया है। भाषा विवाद पर बोलते हुए अबू आजमी ने कहा है कि मराठी मुद्दा कोई मुद्दा है क्या, फालतू बात करते हैं लोग। महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति मराठी भाषा से प्यार करता है, किसी को भी मराठी से कोई नफरत नहीं है। अबू आजमी ने कहा है कि हर राज्य की एक भाषा होनी चाहिए, लेकिन एक भाषा होनी चाहिए जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हो और उसका सम्मान होना चाहिए। लोग रहे हैं मनसेवर ठाकरे एक साथ आने की सोच रहे हैं। आप किस तरह से मराठी मुद्दा उद्धव ठाकरे, ये मराठी मुद्दा कुछ मुद्दा होता है क्या? इसको मुद्दा बोलते हैं क्या? ये फालतू बातें करते हैं लोग। मराठी जो महाराष्ट्र में रहने वाले सब मराठी से प्यार करते हैं, किसी को नफरत मराठी से नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ पैदा नहीं हुए, आप मुझे बता दो, आज समझो कोई IAS अफसर है, यहाँ आया 3 साल के लिए 5 साल के लिए, उसे मराठी सीखा, क्या इसकी पोस्टिंग आसाम हो सकती जा सकता है? वो आसाम जाएगा, आसामी सीखे वो, उसके बाद फिर उसको गुजरात भेज देंगे तो गुजराती सीखे वो। मतलब क्या, एक जबान ऐसी होना चाहिए देश में जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसका सम्मान हो। बाकी हर स्टेट में उसकी जबान है, हर स्टेट की जबान है, उसको सम्मान होना चाहिए। ठाकरे और मनसे जो एक साथ आने की सोच रहे हैं, उसकी तरफ आप कैसे देखते हैं? भाई से भाई के तकाजे भी कुछ हैं, सहन के भी दीवार अपनी जगह। अगर उसी तरह पैदा हुए हैं तो साथ रहे, हमें खुशी है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो एक होने के बाद बहुत सक्सेस रेशो उनका बढ़ जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। मुंबई महापालिका, हाँ महापालिका, मुंबई महानगरपालिका रहेंगे या तो लोकल बॉडी जो भी इलेक्शन रहेंगे, अगर राज ठाकरे और उद्धव एक हो जाएंगे तो बीजेपी को हरा पाएंगे या तो वो जो अदृश्य शक्ति है उसको हरा पाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप क्या लगता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो जाएंगे तो पूरा? राज ठाकरे जी की अभी तो कोई ताकत है नहीं, खाली वो तो नफरती की बात करते हैं। तो तरह हिंदी के खिलाफ, उत्तर भारतीयों के खिलाफ, मराठी और हिंदी के खिलाफ, ये धंधा उनका है। अब उनके आने के बाद हो सकता है कि जो शिवसेना की ताकत कम भी हो सकती है, कोई जरूर नहीं बढ़ जाए। ऐसे लोग जो आज तक उनके बारे में गलत बोलते रहे, अब साथ में जा रहे हैं। अब देखिए आगे के होता क्या, मैं ही बोल नहीं सकता है, लेकिन दोनों भाई मिल जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे खुशी होगी। राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत अजित पवार आणि अर्थमंत्री आहेत, एका साखर कारखान्याच्या निवडणुकीमध्ये उभे त्यासाठी आज मतदान होत आहे। राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीच्या पदाच्या माणसाला असं साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत उभं राहणं सोपं का? तुम्ही कशा पद्धतीने बघताय निवडणूक? स्वतःला चेअरमन म्हणून पण घोषित केलं। उपमुख्यमंत्री होने के बाद तो पूरे महाराष्ट्र के मालिक हैं, वो फिर उनको एक छोटे काम नहीं करना चाहिए, किसी और खड़ा रहेगा। लेकिन शरद पवार और अजित पवार का आमना सामना लड़त हो रहा है। उनका जो बड़ी नील कंटेस्ट फाइनल है और इनका बड़ी राजा सरकार बचाव फाइनल है। इस वजह से जैसा शरद पवार और अजित पवार का लोकसभा में या विधानसभा में जैसा आमना सामना हुआ, तो ऐसा एक साखर कारखाने के इसमें आमना सामना हुआ। तो नहीं, मुझे इतने बड़े नेता जो है आमने सामने हो रहे हैं साखर। देखिए शरद पवार साहब बड़े नेता हैं, अजित पवार साहब उन्हीं के साथ बड़े हुए, उन्होंने वही सीखे उन्होंने। मैं समझता हूँ कि कोई अंदरूनी ऐसी बात है जिसकी वजह से वो अलग हुए हैं। मुझे लगता है कि अलग होना चाहिए होगा, लेकिन आमने सामने तो नहीं आना चाहिए। सर परसों लाहौटी में इधर सोलापुर में एनकाउंटर हुआ था, पूना के एक लड़के का, पूना पुलिस ने एनकाउंटर किया था, उसने आपने टिप्पणी भी की थी, इंक्वायरी की मांग की थी। लेकिन पूना पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है उन पुलिसों को 1 लाख रुपया बख्शी देने किया है। आपने तो इंक्वायरी की मांग की है, पूना पुलिस का सत्कार हो रहा है। ऐसा है ना कि मेरे पास परिवार के लोग आए, एक लेडी आई, उसने उससे लड़की बोली कि मेरे पर आके कंट्री पर आरोप लगा दिया और बोला तो इधर उसको बताओ, ऊपर गई, नॉक किया, जैसे दरवाजा खुला उसको गोली मार दिया उसको। देखिए बहुत बड़ा क्रिमिनल है, कसाब से बड़ा क्रिमिनल कौन सकता है? कसाब ने इतने लोगों को मारा रेलवे स्टेशन पे, कहाँ का हमारे लोगों ने जब भाग रहा था कसाब, तो चौपाटी पे मुझे पुलिस वालों को खबर मिली किधर से आ रहा है, रुका, उसने उसको पुलिस वालों को मार दिया, लेकिन उसका कसाब ने मारा ही, कसाब को पकड़ा गया और इंक्वायरी हुई। क्या खाएगा तू, कौन सा वकील चाहिए तुझे,
सारी सजा दी गई, उसके बाद उसको फांसी दी गई। हमारे पास कचहरी कोर्ट है, हमारे पास जजेस हैं, हमारे पास जेल है। ये सारी चीज़ों को छोड़ के शॉर्ट रास्ता अपना के इस तरह से गोली मारना, मैं समझता हूँ ये भारतवर्ष के कानून का उल्लंघन है। उसको पकड़ना चाहिए और मुकदमा चला के वो क्रिमिनल था। मुझे पता चला कि क्रिमिनल का 2 बार उसको मौका लगा हुआ है। हमें पहले ये बात नहीं मालूम थी, लेकिन फिर भी कितना बड़ा क्रिमिनल है, 10 बड़ा क्रिमिनल नहीं है। तो इनकाउंटर होता नहीं है। अगर उसने गोली चलाई तो उसकी गोली कहाँ गई? पुलिस ने गोली चलाई, उसकी गोली तो पता नहीं चला कहाँ चली गई। तो मेरा कहना है कि इस तरह से पकड़ के मारना गलत है। क्रिमिनल को पकड़ो, फांसी दो। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की शांतता के पुरस्कार के लिए सिफारिश की है, कितना सही है? नोबेल पुरस्कार हम सब चाहते हैं तो पाकिस्तान ने किया, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही हमारी जंग को बंद कराया। हम तो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। और हम चाहते दुनिया में शांति रहे, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, तो ये सबको कोशिश करना चाहिए। परंतु कुछ लोग अपने हथियार बेचने के लिए दुनिया में जो हत्याएं करवा रहे हैं लोगों की, उसकी निंदा होना चाहिए। एक तरफ नीतीश राय ने हिंदुत्व की बात लेकर आगे चल रहे हैं, तो दूसरी ओर AIMIM पार्टी अपनी कम्युनिटी की लेकर बात कर रही है। तो अबू आजमी का क्या विचार है इन दोनों को लेकर? अबू आजमी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चलती है, जो रोजाना सुबह हनुमान की पूजा करते हैं। वो हिंदू लोग हैं, लेकिन वो हिंदू और मुसलमान में अंतर नहीं समझते। हम सिर्फ जालिम और मजलूम, जो जुल्म करता है उसके खिलाफ, जिसके साथ जुल्म होता है उसके साथ। थैंक यू सो मच। बढ़ते अगली खबर की ओर। अनुच्छेद 370 ने दी थी राष्ट्रीय एकता को चुनौती, बोले सीएम योगी। लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुच्छेद 370 को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1952 से पहले आम चुनाव के बाद तत्कालीन सरकार ने संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़कर देश की एकता और अखंडता को चुनौती दी थी। सीएम योगी ने कहा है कि कश्मीर में परमिट सिस्टम लागू किया गया है, जिससे भारतीय नागरिकों को भी वहां जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उस समय की सरकार के कुछ लोग खुद देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता को खतरे में डाल रहे थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि दी। के तत्काल बाद संविधान लागू 1950 में हुआ। 1952 में प्रथम आम चुनाव के बाद देश के संविधान में धारा 370 को डाल करके राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने का काम तत्कालीन सरकार ने किया था। कश्मीर में परमिट सिस्टम लागू किया गया और देश की सुरक्षा के साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को स्वयं सरकार में बैठे हुए लोग ही चुनौती देने लग गए थे। तब एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान का उद्घोष करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर में प्रवेश किया था। उनको गिरफ्तार कर दिया गया। हिरासत में ही 23 जून 1953 को जम्मू कश्मीर के जेल में उनका बलिदान हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1953 में जो सपना देखा था, एक भारत का, अखंड भारत का और सुरक्षित भारत का, उसे साकार होने में 65-66 वर्ष लगे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को
कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई और आज जम्मू कश्मीर लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ भारत के संविधान की भावनाओं के अनुरूप एक भारत श्रेष्ठ भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार कर रहा है। कश्मीर में धारा 370 का हटना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार की एक कृतज्ञता है। भारत माता के ऐसे महान सपूत को, जिन्होंने एक प्रखर शिक्षाविद के रूप में, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, एक विजनरी राजनीतिक नेतृत्व के रूप में देश को अपने मूल्य सेवाओं से लाभान्वित किया था, उनकी इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संजय राउत का युद्ध पर बयान, युद्ध से आम जनता को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि युद्ध कभी भी अच्छी बात नहीं होती है, चाहे वह इजराइल और ईरान के बीच हो, भारत और पाकिस्तान के बीच हो या कहीं और। उन्होंने जोर दिया है कि युद्ध का सबसे बड़ा शिकार आम लोग होते हैं, जो इसके कारण अपने जीवन और सुरक्षा दोनों को खो देते हैं। संजय राउत ने कहा है कि मेरे विचार में ईरान एक संप्रभु और मजबूत राष्ट्र है, ठीक उसी तरह जैसे भारत को किसी हमले की स्थिति में अपनी रक्षा करने का अधिकार है, उसी तर्ज पर ईरान को भी यह अधिकार प्राप्त। ये पीस की बात तो होनी चाहिए। युद्ध होना कोई अच्छी बात नहीं है, चाहे इजराइल की तरफ हो या चाहे ईरान की तरफ हो, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो। नुकसान तो जो सामान्य जनता है उनको होता है, उनके घर जले जाते हैं, उनके ऊपर बॉम्ब पड़ते हैं, उनकी रोजी रोटी छीन जाती है, लोग मारे जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को फोन करना चाहिए मोदी जी ने। ईरान के प्रेसिडेंट को फोन करके तो कोई फायदा नहीं है ना। प्रेसिडेंट ट्रंप को पूछना चाहिए कि आपने हमारा वॉर रुकवा दिया, हम पे प्रेशर डालकर, भारत पाकिस्तान का, लेकिन आपकी भूमिका ईरान और इजराइल के वॉर में बहुत अलग है। आपने ईरान पर बॉम्ब डाला, इजराइल को मदद की। आप हमारे मित्र हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, आपके लिए हमने नमस्ते ट्रंप वगैरह वगैरह प्रचार की बहुत सभाएं की, फिर ये दोहरी नीति क्यों है? ये प्रेसिडेंट ट्रंप को पूछना चाहिए। ईरान मेरे हिसाब से एक स्वाभिमानी राष्ट्र है, एक मजबूत राष्ट्र है, और जब कोई अपने देश पर हमला करता है तो डिफेंस का अधिकार हमको है, भारत को भी है, ईरान को भी है। इतना ही। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद से बातचीत की, लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि भारत हमेशा से शांति का हिमायती रहा है, लेकिन गाजा में हो रही बर्बरता पर सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में। उन्होंने पूछा है कि गाजा पर हमला कौन कर रहा है और मरते हुए लोगों पर मोदी सरकार की चुप्पी क्यों है। तिवारी ने अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने वहां भूतपूर्व बमबारी की और 14 बार यह स्वीकार किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में उनका योगदान है, लेकिन सरकार ने उस देश से बात क्यों नहीं की जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन किया। मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात की है, अपील की है शांति की। प्रधानमंत्री जी, आपकी महिमा अपरंपार है। हम शांति, विश्व में आपस में भाईचारा हो, भारत इसका बड़ा समर्थक रहा है, कांग्रेस पार्टी से मानती है। पर गाजा पे हमले कौन कर रहा है? वहां के लोग भूख से जो मर रहे हैं, बारूद से, बमों से मर रहे हैं, उस पर खामोशी क्यों आपकी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा ईरान की तो इजराइल ने पार की। कई हजार किलोमीटर दूर से चल के
तो अमेरिका है और B-2 से उसने वो खतरनाक बम बरसाए जो कभी नहीं बरसाए गए थे। और सीख आप दे रहे हैं सिर्फ ईरान को भी देते हैं। पर ये इजराइल और अमेरिका से ये कैसा डर है, कैसा नाता है, कैसी कमजोरी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति 14 बार कहता है कि भारत पाकिस्तान की संधि सीजफायर उसने कराई और आपकी जुबान नहीं खुलती। और आज भी आप सीख दे रहे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं का उल्लंघन किया, अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़े, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तोड़ा, उनसे आप नहीं बोल रहे हैं। बोल उनसे रहे हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय सीमा लोग पार कर आए। मोदी जी थोड़ी हिम्मत जुटाइए, इंदिरा जी की जाइए प्रतिमा पर, उनको प्रणाम करिए, उनसे साहस मांगिए। ये क्या है, कैसी विदेश नीति है आपकी कि आप खुल के बोल भी नहीं पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान में शासन बदलता अमेरिका का अधिकार नहीं, बोले रामकृष्ण पांडा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार होने की घोषणा पर देश में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता रामकृष्ण पांडा ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ईरान के नागरिकों को यह अधिकार है कि वे अपना शासन स्वयं चुने। अमेरिका को किसी भी संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। रामकृष्ण पांडा ने कहा है कि अमेरिका की मंशा असल में सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि तेल क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करना है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की बमबारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है। ईरान का जनता को ये अधिकार है कि वो अपना रिजिम चेंज करे या ना करे, किसको अपनाए किसको ना अपनाए, किसी भी देश में ये उनकी जनता का अधिकार है। मैं समझता हूँ अमेरिका का कोई अधिकार नहीं है कि वो दूसरे किसी देश में उसका जो इंटरनल मैटर है उसमें हस्तक्षेप करे, उनका रिजिम बदलाए और ईरान जैसे देश में अपना कठपुतली सरकार को थोपने की उम्मीद करे, क्योंकि वो चाहता है कि ईरान का जो ऑयल फील्ड है उस ऑयल फील्ड को अख्तियार करना। ईरान का ऊपर आज जो हमला है वो जो एटॉमिक सेंटर का ऊपर हमले के नाम पर वो जो कर रहे हैं, ये जो वैदेशिक कानून है उसका उल्लंघन है और अमेरिका का ये अधिकार नहीं है। अमेरिका ने अपना दादागिरी को पूरा विश्व के ऊपर थोपना चाहता है। अमेरिका ने तृतीय विश्व का जो बाजार को ये दखल करना चाहता है और इसलिए ये थ्रो इजराइल ये लड़ाई शुरू किया और अभी खुद अमेरिका ने इसका ऊपर उतर आया है। ये नहीं होना चाहिए, हम उसको कड़ी से कड़ी भाषा में निंदा करते हैं। ये परमाणु का जो हथियार उसके पास है उसका कोई विश्वसनीय दावा वो नहीं कर सकते। तो अमेरिका अपना दादागिरी जो पूरा विश्व का ऊपर में थोपना चाहता है उसको बंद करे और ज़्यादा तनाव ये वेस्ट एशिया में पैदा ना करे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया याद। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भारत के एकीकरण के सपने को याद करते हुए कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी ने कहा है था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक राष्ट्र है। वे कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट प्रणाली का विरोध करते थे। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है कि उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के सपने को पूरा किया है और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका बलिदान दिवस आज हर बूथ के ऊपर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उनको याद कर रहा है। एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने इस भारत में जो जम्मू कश्मीर के अंदर जाने के लिए परमिट प्रथा थी और जब रियासतों को एकजुट किया गया, उसमें जम्मू कश्मीर की भी एक रियासत थी और उस रियासत के अंदर जिस प्रकार से भेदभाव हुआ एकजुटता में,
और वहां पर परमट प्रथा वो लागू की गई। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 संविधान बनाए गए, 2 प्रधान बनाए गए, 2 निशान बनाए गए, और इन सब का विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेने की आवश्यकता नहीं, उसका विरोध किया और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और बिना परमिट के ही वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गए। और जो ही वो प्रवेश किया, वहां की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आज भी वो अनसुलझा क्वेश्चन है कि 1 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, परंतु परमट प्रथा समाप्त हुई। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने उस रास्ते को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रास्ते को, उस लक्ष्य को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का था कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक होना चाहिए, एक ही संविधान होना चाहिए, एक ही निशान होना चाहिए, एक ही प्रधान होना चाहिए, उस सपने को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। हमें गर्व है कि धारा 370 को समाप्त किया। आज वहां पर एक संविधान है, एक प्रधान है, एक निशान है। ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका आज बलिदान दिवस है, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं और उनके दिखाए हुआ जो मार्ग है, ये विकसित राष्ट्र की तरफ भारत बढ़ेगा। ये जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक रास्ता देकर के गए हैं और हम सब उनको याद कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विजय वडेट्टीवार का सरकार पर निशाना। महाराष्ट्र विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक और नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आपकी विदेश नीति क्या है, एक बार लोगों के सामने से स्पष्ट कर दीजिए। तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, इसीलिए हमारा रुख स्पष्ट होना चाहिए, यही सोनिया जी ने कहा है। उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव का हवाला देते हुए कहा है कि भारत सरकार को बताना चाहिए कि वह किस पक्ष में खड़ी है, इजराइल के साथ या ईरान के साथ। वडेट्टीवार ने कहा है कि जब वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति असमंजस में हो तो इससे न केवल विदेश नीति प्रभावित होती है बल्कि वैश्विक भरोसा भी कमजोर पड़ता है। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, वो एक बार लोगों के सामने लाओ कि आप लोग बताइए आपके साथ में कौन खड़ा है। ये अभी वार हुआ है, शुरू हुआ है, हो सकता है कि अमेरिका उसमें कूद पड़ी है, 3rd वार भी हो सकता है, 3रा महायुद्ध भी हो सकता है। तो इस स्थिति पे, इस कगार पर हमारी भूमिका भी इस बारे में स्पष्ट होनी चाहिए, यही सोनिया जी ने कहा है। चाहे ईरान के ऊपर जब इजराइल हमला करता है या गाजा को खत्म करता है, गाजा की जो बच्चों के भूखे मरे थे बच्चे, हजारों लोगों को मारा गया था, तो हमें तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए कि कौन सही है, इजराइल है या ईरान है, कौन सच्चा है या हम किसके पीछे खड़े हैं, ये भी कुछ बोल नहीं रहे। मैंने ये तो हो गया शोले जैसा हो गया हमारी स्थिति। आधे शोले का पिक्चर था, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, तो पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। तो यह स्थिति पर मत लाओ देश को, यही हमारी नेता का कहना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को साकार करने का अवसर प्रधानमंत्री मोदी को मिला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि उनके बलिदान को सच्चा सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। पीएम मोदी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को साकार करने का अवसर मिला है। प्रसाद जी के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि देने में 66 साल लग गए।
जब देश से अनुच्छेद 370 को हटाया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि यह ऐतिहासिक कदम केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की पुनर्पुष्टि थी। वही उद्देश्य जिसके लिए डॉक्टर मुखर्जी ने अपने प्राण तक न्योछावर कर उनकी बलिदान को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी को सौभाग्य मिला। 2019 में 5 अगस्त अगले महीना तक आ ही जाएगा, जो अगस्त तक आ ही जाएगा। 66 साल लगा श्यामा प्रसाद जी की बलिदान की सही श्रद्धांजलि देने के लिए, जब इस देश से धारा 370 को लंबित किया गया, स्थगित किया गया। मित्रों, श्यामा प्रसाद जी केवल जम्मू कश्मीर धारा 370 हटना, देश में एक प्रकार की कानून व्यवस्था का बहाल करना, यहां तक श्यामा प्रसाद जी सीमित नहीं थे। अगर हम उनकी पुण्यतिथि में, उनकी बलिदान दिवस पे हम और कुछ पहलुओं को अनुध्यान करते हैं। मित्रों, आजादी के पहले सभी लोगों की आंदोलन की मंच कांग्रेस पार्टी होती थी। सभी विचार के लोग रहते थे, बाजारवादी लोग रहते थे, साम्यवादी लोग रहते थे, राष्ट्रवादी लोग रहते थे, सांप्रदायिक लोग भी रहते थे। सबकी एक ही उद्देश्य था, अंग्रेजों को देश से हटाना है, देश को स्वराज्य प्राप्ति करना। इसलिए सारे विचारों को सीमित करते हुए एक सामूहिक लक्ष्य को लेकर सबने काम किया। श्यामा प्रसाद जी भी अनेक विषयों पे कांग्रेस की तत्कालीन नेतृत्व से सहमत नहीं होते थे, विशेष करके नेहरू जी से सहमत नहीं होते थे। लेकिन गांधी जी की आह्वान पे उन्होंने जो पहला 47 में अंग्रेज जाने के बाद राष्ट्रीय सरकार बनी, जिसमें पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर भी थे, जिसमें श्यामा प्रसाद जी भी थे, अनेक महानुभव थे जो बाद में कांग्रेस में आगे बढ़े। लेकिन समय क्रम में आदरणीय नेहरू जी ने उनको राज्यों में भेजा, नहीं तो और कोई भूमिका में पहुंचाया। और कुछ लोग जो स्वाभिमानी थे, वो बाबा साहेब आम्बेडकर हो या श्यामा प्रसाद जी हो, ये सरकार से बाहर आ जाने का उचित माना। मित्रों, उस समय में अनुमान करो 50 दशक की प्रारंभ में 51, 52, 53 उन दिनों में कांग्रेस जो आजादी की लड़ाई की मोनोपोली जिसके पास था, वो अकेले कांग्रेस के आज की रूप नहीं था। लेकिन उस कांग्रेस नेहरू जी की एक बड़ी लीडरशिप के विकल्प में एक वैकल्पिक विचार रखना, ये अपने आप में इस देश की राजनीति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आजाद भारत की अनेक उपलब्धियों को गिनाने में उन्हीं दिनों में 50, 51, 52, 53 उस समय में देश में जो घटना हुई, उस घटना में एक प्रमुख घटना था श्यामा प्रसाद जी की सरकार से बाहर आ जाना, श्यामा प्रसाद जी हिंदू महासभा में योगदान करना, बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ विमर्श करके श्री गुरु जी की साथ चर्चा करके श्यामा प्रसाद जी ने एक वैकल्पिक राजनीतिक विचार दिया। भारतीय जनता पार्टी या पूर्व रूप जनसंघ ये केवल एक संगठन नहीं था, ये एक विचार था, जिसकी विचार आज लगभग 7 दशक के उपरांत देश और प्रदेशों में, और इसकी वैश्विक प्रभाव है, एक वैकल्पिक शासन प्रणाली आज हम लोग ले पाए। अगर मैं माता की वंदे वंदे वंदे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री, आदरणीय संगठन मंत्री जी से भी आग्रह है कि कृपया आकर के अपने श्रद्धा सुमन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति अर्पित करें। आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर
अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली, सुश्री बागवी स्वराज जी, नई दिल्ली की लोकसभा सांसद, माननीय सांसद, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आदरणीय जोगेंद्र चंद क्या कर करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आज बलिदान दिवस पर यह जो श्रद्धांजलि सभा का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में सभी हमारे अतिथियों के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि। बढ़ते अगली खबर क्यों। भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का उपासक है, पीएम मोदी की ईरान राष्ट्रपति से बातचीत पर बोले मनोज तिवारी। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच पीएम मोदी ने ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद से बात की। इस पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री की नीति की सराहना की। मनोज तिवारी ने कहा है कि भारत शांति का पक्षधर है। प्रधानमंत्री मोदी जिस नीति के तहत काम कर रहे हैं वह यह है कि हम युद्ध के उपासक नहीं हैं, हम बुद्ध के उपासक हैं। हम ज्ञान के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर चलते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने लोगों को सुरक्षित भारत लाना है। वहीं पीएम मोदी की कूटनीति को भाजपा एक संतुलित और शांति प्रधान नीति के रूप में देख रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में भारत किस तरह इस वैश्विक तनाव को कूटनीतिक संतुलन से संभालता है। भारत शांति का पक्षधर है। नरेंद्र मोदी जी जिस पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं, हम युद्ध के नहीं, हम बुद्ध के उपासक हैं। हम बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं, शांति के रास्ते पे। वर्तमान में परिस्थितियां जो भी है, भारत अपनी भूमिका निभा रहा है और इसमें कुछ को छुपाने की नहीं है कि हम शांति चाहते हैं, मगर उससे भी बड़ी प्राथमिकता है अपने लोगों को भारत सुरक्षित लाना। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भारत को डिसाइड करना होगा कि कौन दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। दोस्त के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हमारा कोई दुश्मन हम नहीं मान के चलते हैं। हमारे लिए मानवता सबसे ऊंचा स्थान है। आतंक उसके हम सख्त विरोधी हैं। टेररिज्म पे हमारा जीरो टॉलरेंस है। अगर इसको अखिलेश जी समझ सकते हैं तो समझें, और इसी नीति के तहत भारत दुनिया से संपर्क कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय सेना ने 450 नगास्त्र, एक आर्ट लोइटरिंग म्यूनिशन का ऑर्डर दिया। भारतीय सेना ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए 16 डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड को लगभग 450 नगास्त्र, एक आर लोइटरिंग म्यूनिशन का ऑर्डर दिया। नगास्त्र एक आर एक उन्नत और किफायती लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है। यह दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से पहचानने और उन पर आक्रमण करने की क्षमता रखता है, वो भी बिना मानव हस्तक्षेप के। सिस्टम का सफल परीक्षण लद्दाख और यूपी के बबीना सहित कई रणनीतिक स्थानों पर किया गया है। यह सौदा न केवल भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूती देता है, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। हो गया सर लॉन्च। बढ़ते अगली खबर की ओर। बदायूं के रामलीला मैदान में प्रदर्शनी में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर।
यूपी के बदायूं जिले में आज दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब रामलीला मैदान में चल रही एक प्रदर्शनी में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर तैनात हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग मौके पर पहुंच गए हैं। आग तेजी से फैली जिससे कई स्टॉल्स और ढांचे जलकर राख हो गए। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन ने इलाके को खाली करा लिया है और एहतियात के तौर पर बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई है। सर, अभी एक सूचना मिली है कि रामलीला ग्राउंड में आग लगी है, क्या कारण है, किस वजह से आग लगी, कितनी दुकानें जलकर राख हुई? गाजी ग्राउंड में एक मेला जो है लगभग 1 महीने का चलता है, उसमें कतिपय कारणों से आग लगी है और ऐसी संभावना है कि शॉर्ट सर्किट से या किसी अन्य कारण से आग लगी हो और 25 से 30 दुकानें लगभग जली हैं। आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। मौके पर फायर टेंडर की 3 गाड़ियाँ कार्यरत हैं और फायर टेंडरों को बुलाया गया है और कोई जनहानि नहीं हुई है। दुकानों की जो है उस पर जो है एडीएम साहब की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, उस पर आकलन किया जा रहा है कितनी नुकसान हुआ है और जो है मौके पे भीड़ है तो भीड़ नियंत्रण करने की कोशिश लगाई गई है। बहुत सारी चीज़ें की होता है। सबसे अच्छी चीज़ यही रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है और मौके पे तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस बल द्वारा और फायर टेंडर द्वारा मौके पे जो आग पर काबू पा लिया गया है और आग लगभग बुझ गई है। बड़ा हादसा अभी हो गया है रामलीला के ग्राउंड में, क्या हुआ, किस कारण आग लगी, कितनी दुकानें जल गई है? आज करीब 8:15 बजे गांधी ग्राउंड मैदान में एक प्रदर्शनी नगर पालिका द्वारा चलाई जाती है, उसका ठेका होता है। तो आज 8:15 बजे अज्ञात कारणों से लगता है शॉर्ट सर्किट हुआ है, उससे ये आग लगी थी। इसमें करीब 20-25 दुकानें, छोटे छोटे दुकानदार थे, बर्तन वाले वो वाले, उनकी दुकानों में आग लगी है। आग ऑलमोस्ट बुझा दी गई है, अंतिम चरण में चल रहा है, कोई कैजुअल्टी नहीं है। बाकी जो आग कैसे लगी, किन किन लोगों का कितना नुकसान हुआ, इसकी विस्तृत जांच प्रशासन से कराई जा रही है। सब चीज स्थिति नियंत्रण में है, आग पूरी तरह कंट्रोल में है, कोई जनहानि नहीं हुई है। सबसे अच्छी बात यही है। क्या आशंका जताई जा रही है कि कितने का नुकसान हो सकता है? अब वो दुकानदार अभी चूंकि अलग अलग आग बुझाने में सहयोग भी किए हैं, अलग अलग हैं, वो खुद बताएंगे, तभी ये जांच, इसकी विस्तृत जांच की आवश्यकता है कि किसकी दुकान में, किसी के में खिलौने थे, किसी के बर्तन थे, किसी में और सामान था, तो जो वही बता पाएंगे एग्जैक्ट इनका क्या सामान था। लगभग समाप्त होने की कगार पे थी, 1 महीने का होता है ये, वो दिखवाएंगे कितने दिनों की थी और विस्तृत जांच भी कराएंगे इसके लिए। तो कितनी दुकानें जली होंगी लगभग? करीब जो दिख रही है 20-25 दुकानें, छोटी छोटी दुकानें ब्लॉक दिए गए थे इनको, वो जली हुई है। जी सर, अभी अनूप यहाँ पर दरवाजे बैठा लो, भाई क्यों खड़े तुम लोग? क्या रहे हटा दुकान है, दुकान अरे चलो हटाओ भाई निकलो ना गेट से इधर
सामान हटवा लो, खड़े क्यों हो गए? तो हटवा रहे हैं। अरे हट जाओ यार, कोने में अरे भैया, अरे हट जाओ यार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वीरभद्र सिंह का नाम अपने आप में एक प्रेरणा। शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की स्मृति में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा है कि वीरभद्र सिंह का नाम अपने आप में एक प्रेरणा है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए अद्भुत काम किया है। इस आयोजन में नशे के खिलाफ अभियान को जोड़ना अच्छी बात है। मुक्केबाजी एक महत्वपूर्ण खेल है। किसी भी स्तर पर नशे के खिलाफ लड़ाई हिमाचल प्रदेश के लिए फायदेमंद है। सरकार भी नशे के खिलाफ काम कर रही है। पंचायतों ने भी नशे के खिलाफ अभियान में योगदान देना शुरू कर दिया है। कितना महत्वपूर्ण है युवाओं को जागृत करना और इस तरह के स्पोर्ट्स को बढ़ाना। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वीरभद्र सिंह जी का नाम ही अपने आप में इंस्पायर करता है। जो उन्होंने हिमाचल के लिए किया वह अद्भुत रहा है। इसमें जो जुड़ाव नशे के विरुद्ध आया इस अभियान में, तो बॉक्सिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण गेम है और अच्छी बात है कि नशे करने वालों पर अगर एक पड़ेगा तो कम से कम वो भूल तो जाएंगे कि नशा फिर नहीं करेंगे। सर, प्रोफेशनल बॉक्सिंग या किसी तरह की प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को भी हम कुछ ओलंपियन से बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि जैसे इमेच्योर बॉक्सिंग इंडिया में है, अगर प्रोफेशनल बॉक्सिंग कराते हैं तो ज़्यादा लोग इनकरेज होते हैं। क्या आप वकालत करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार इस तरह की प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करे, चाहे वो स्कूल स्तर पर हो, चाहे वो किसी भी तरह की खेल स्तर पर हो, केवल नशे के खिलाफ लड़ाई से निपटने के लिए? नशे के खिलाफ लड़ाई किसी भी स्तर पर अगर लड़ी जाए तो मैं समझता हूं कि उसमें हिमाचल का हित है। अब नशे के खिलाफ सरकार भी काम कर रही है, राजनीतिक दल भी काम कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि अब पंचायतों ने नशे के विरुद्ध अभियान को अपना लिया है। जिन पंचायतों ने ये कहा कि अब हम पंचायत की सुविधा नहीं देंगे जो लोग नशा करते पाएंगे, वही सबसे बड़ी बात है। धीरे धीरे मुझे लगता है बहुत कम समय लगेगा जब हिमाचल के लोग इसको पूरी तौर पर अपना लेंगे और नशा हिमाचल से खत्म होगा, सिंथेटिक नशा। आप सरकार से डिमांड करेंगे कि प्रोफेशनल स्पोर्ट शुरू हो हर स्तर पर, चाहे वो स्कूल स्तर पर हो, कॉलेज स्तर पर? अब देखो, इस पूरे गेम के संदर्भ में मैं यह नहीं कह सकता हूं कि क्या वो है। आपने अपना पूछा है ओलंपियन से, उन्होंने बताया है। सरकार मुझे लगता है
कि जिस प्रकार से आज भारत सरकार जो है जैसे गेम को प्रमोट कर रही है, वहां से आने वाले लोगों को पदक के साथ पुरस्कृत कर रही है, नौकरियों से सम्मानित कर रही है, मुझे लगता है कि हिमाचल सरकार को भी उस प्रकार से अपना लेना चाहिए। बढ़ती अगली खबर की ओर। अनुपमा शो के सेट जलकर राख होने के बाद उठा गंभीर सवाल। मुंबई के गोरेगांव स्थित फिल्म सिटी से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। लोकप्रिय टीवी सीरियल अनुपमा के शूटिंग सेट पर 23 मई 2025 को सुबह करीब 5 बजे अचानक आग लगी। इलाके में आसपास दहशत का माहौल देखने को मिला है। शूटिंग की शुरुआत होने वाली थी, ऐसे में शूटिंग सेट पर काफी लोग मौजूद थे, लेकिन अगर शूटिंग शुरू हो गई होती तो उसके बाद आग लगती तो घटना और भयानक हो सकती थी। आग किस वजह से लगी इसके बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन शूटिंग सेट पर बार बार आग लगने की घटनाओं ने सभी को हैरान कर दिया। वही खबर के मुताबिक इस आग को लेकर ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की अपील की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर रोक, हाईकोर्ट को बजट नोटिफिकेशन का इंतजार। उत्तराखंड में प्रस्तावित पंचायतों चुनावों पर फिलहाल रोक लग गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक आरक्षण नियमावली 2025 का बजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। राज्य के सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने कहा है कि राजकीय बजट रुड़की से संपर्क किया है ताकि नियमावली की अधिसूचित प्राप्ति जल्द से जल्द राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जा सके। हाईकोर्ट ने नैनीताल ने आरक्षण नियमावली 2025 के लिए अभी तक कोई बजट नोटिफिकेशन जारी ना होने के कारण पंचायत चुनाव पर फिलहाल रोक लगा दी है। नोटिफिकेशन मिलते ही उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है, जैसा कि हमारे महाधिवक्ता श्री बाबुलकर जी के द्वारा मुझे टेलीफोन पर बताया गया है। इसके संबंध में हमने रुड़की प्रेस, राजकीय प्रेस रुड़की के निदेशक श्री उमेश पांडे जी से बात की है और उनको से अनुरोध किया है कि आज ही हमें इसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करा दें, जो गजट नोटिफिकेशन की एक प्रति उपलब्ध करा दें, ताकि इसको अगले दिन कल माननीय न्यायालय में इसको प्रस्तुत करके स्टे वैकेट कराने की कार्रवाई की जा सके। बढ़ते अगली खबर क्या। ऑपरेशन सिंधु के जरिए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। ईरान में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंधु की देश भर में सराहना हो रही है। अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। शिंदे ने कहा है कि ईरान से हमारे लोगों को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा यह बहुत बड़ी बात है। जहां इस समय युद्ध चल रहा है, मैं इसके लिए उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमें प्रधानमंत्री मोदी पर गर्व है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंधु के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। शिंदे ने ऑपरेशन सिंधु को न सिर्फ एक मानवीय मिशन बल्कि रणनीतिक रूप से सशक्त निर्णय भी बताया चल रहा है और प्रधानमंत्री जो भारतीय हैं उनको यहाँ लेके आए, किस तरह से देखते हैं ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से पाकिस्तान को भी प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से जो ईरान और इजराइल के वॉर में से जो हमारे भारतीय नागरिक वहां फंसे थे उनको लाने का काम किया है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर वापस आ रहे हैं, वहाँ पर लड़ाई चल रही है और वो हमारे जो भारतीय हैं उनको लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। ऐसा प्रधानमंत्री है जो हमारे भारतीयों की सुरक्षा की चिंता करते हैं। ऐसे ही जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था तभी भी उन्होंने वहां से जो भारतीय नागरिक थे उनको भी सुरक्षित लाने का काम यहाँ किया था। ये भी सभी को पता है। आज भी ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से ईरान और इजराइल के वार में से सब लोग आ रहे हैं। ये सब परिवार की चिंता, परिवार चिंता में रहते हैं कि हमारे लोग वहां पर है, लेकिन उनकी चिंता दूर करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं उनको धन्यवाद, उनका अभिनंदन करता हूँ। ये तो ऑपरेशन सिंधु है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी
हमारे जो पहलगाम में हुए बेकसूर लोगों की जो हत्या कर दी, बेकसूर लोगों को मारा गया, उसका भी बदला ईंट का जवाब पत्थर से देकर गोली का जवाब अब तोप गोले से देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से करते हैं। और इसीलिए हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर फक्र भी है और गर्व भी है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मिनल के साथ। अब तक के लिए देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।